साथियों नमस्कार। आकाशवाणी उज्जैन में आपका हार्दिक स्वागत है। मालवा की संस्कृति पहचान केवल उसके लोकगीतों, लोक नृत्यों और पर्व त्योहारों से ही नहीं, बल्कि समृद्ध लोक नाट्य परंपराओं से भी निर्मित होती है। इन्हीं में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण और लोकप्रिय नाट्य शैली है माच। संगीत, अभिनय, संवाद और लोक जीवन की सहज अभिव्यक्ति से समृद्ध माच ने सदियों से मालवा की सांस्कृतिक चेतना को जीवंत बनाए रखा है। आज के इस विशेष साक्षात्कार में हमारे साथ हैं सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय उज्जैन के कुलानुशासक प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार शर्मा जी, जो मालवा की सांस्कृतिक, साहित्यिक और लोक कलाओं के गहन अध्येता हैं। हम उनसे माच की ऐतिहासिक यात्रा की वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा करेंगे। सर, आकाशवाणी उज्जैन में आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार मेहता जी। अभी जिस महत्वपूर्ण विषय पर ये चर्चा हम लोग कर रहे हैं, मालवा का लोकनाट्य माच। भारत जो है वह विविध लोक साहित्य और कला अभिव्यक्तियों का देश है। भारत का ऐसा कोई अंचल, ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ पर कोई न कोई लोक नृत्य, गीत, संगीत, नाट्य आदि लोक में प्रचलित न हो। मालवा न केवल मध्य प्रदेश का वरन भारत का हृदय स्थल है। मालवा का लोकनाट्य माच एक तरह से भारत के हृदय की अभिव्यक्ति है। इस रूप में मालवा के लोकनाट्य माच को लेकर निरंतर न केवल विमर्श हुआ है, बड़े पैमाने पर प्रयोग हुए हैं और विभिन्न प्रकार की चुनौतियों के बावजूद माच आज भी जीवंत है। जी सर, माच की सबसे बड़ी विशेषता क्या है जो इसे अन्य लोक नाट्य शैलियों से अलग बनाती है? भारत, जैसा कि मैंने अभी कहा आपसे कि भारत लोक नाट्य भूमि है और भारत की विशेषता है कि सुदूर अतीत में जब नाट्य शास्त्र का विश्वकोश रूपी एक महान ग्रंथ तैयार हुआ था, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, तो उसमें एक तरफ शास्त्र और दूसरी तरफ लोक, दोनों ही प्रकार की जो हमारी विशेषताएं रही हैं उन सब का समावेश भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में प्रस्तुत किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि भरत मुनि के पूर्व नाट्य की परंपरा नहीं थी। नाट्य की परंपरा का उद्गम हमें वैदिक संवादों में मिलता है। वैदिक जो लोकाचार उस समय प्रचलन में थे, वेदों में उनके संदर्भ भी हमें दिखाई देते हैं। तो नाट्य का मतलब ही होता है जहाँ पर हम लोग किसी अवस्था की अनुकृति करते हैं, वह नाट्य है। अवस्थानुकृति है नाट्य। जब भी हम किसी विशेष प्रकार की स्थिति, अवस्था, बातचीत या जीवन के किसी भी प्रसंग की यदि हम अनुकृति करते हैं, उसको हूबहू दर्शाने की कोशिश करते हैं, नाट्य व्यापार वहाँ से प्रारंभ हो जाता है। तो भारत में विभिन्न जो लोक नाट्य हैं उसमें चाहे हम लोग उत्तर भारत में प्रसिद्ध है नौटंकी के रूप में, या फिर राजस्थान और गुजरात की दिशा में हम लोग चले जाएं तो वहाँ पर हमें बहुत सारे महत्वपूर्ण लोक नाट्य देखने को मिलते हैं। तो इधर गुजरात, राजस्थान, हरियाणा से लेकर के इन क्षेत्रों में हमें स्वांग दिखाई देता है, ख्याल दिखाई देता है, या फिर भवई की जो है परंपरा हमें दिखाई देती है। और यहाँ से लेकर के यदि हम लोग सुदूर पूर्वी भारत में और उसके भी आगे चले जाएं, हिमालय क्षेत्र से जुड़े हुए दोनों ही जो धाराएं हैं, एक पूरब की तरफ जाती है एक शाखा और एक पश्चिम की ओर जाती है, वहाँ पर भी हमें लोकनाट्य की उपस्थिति दिखाई देती है। सारे के सारे लोकनाट्य परस्पर एक दूसरे से प्रभावित उतने नहीं होते जितना उनके मूल उत्स जो है वो महत्व के होते हैं। उदाहरण के रूप में जितने भी लोकनाट्य उन सब में हमें पुराणों के महत्वपूर्ण प्रसंग दिखाई देते हैं, धर्म से जुड़े हुए महत्वपूर्ण कथा सूत्रों को उसमें व्यक्त किया जाता है। और इसी प्रकार से वो ऐतिहासिक संदर्भ हो या सामाजिक चेतना से जुड़े विषय, सब कहीं न कहीं लोकनाट्यों में परिलक्षित होते हैं। मालवा का लोकनाट्य माच अन्य लोकधारा
की जो नाट्य परंपरा है उसके साथ कहीं संवाद और कहीं विसंवाद कायम करता है। संवाद की स्थिति यह बनती है कि सभी की प्रेरणाएं समान है, सभी में भारतीय संस्कृति की अभिव्यक्ति हमें दिखाई देती है। और यदि हम दूसरी तरफ देखें तो स्थानीय जो स्वरूप हैं अभिनय के वो अलग अलग हैं, कुछ विशेषताएं लिए हुए होते हैं। जैसे यदि हम लोग छाऊ की परंपरा को देखेंगे तो वहाँ पर हमें अलग स्वरूप दिखाई देगा अभिनय का। यदि हम भवाई को देखेंगे तो उसमें कुछ और विशेषता हमें दिखाई देगी। लेकिन इन सब के बीच में रिश्ता है, आपसदारी है। मालवा का लोकनाट्य माच मालवा की संस्कृति का प्रतिनिधि लोकनाट्य है, इसलिए मालवा क्षेत्र के लोकमानस, यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ के जीवन मूल्य, लोगों का सहज जीवन, ये सब कुछ हमें माच में परिलक्षित होता है, जो उसे अन्य लोकनाट्यों से विशिष्ट और अनुपम बनाता है। माच में संगीत, गायन और संवाद की क्या भूमिका होती है? हमारे यहाँ नाटक को 4 आयामों के साथ देखा गया अभिनय के। पहला महत्वपूर्ण होता है जब हम लोग वाचिक अभिनय करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण आयाम जो होता है वह आंगिक होता है। तीसरा आहार्य होता है और चौथा सात्विक होता है। तो 4 प्रकार के जो अभिनय हैं उन चारों का समावेश हमें माच में दिखाई देता है। माच टोटल थिएटर है, समग्र लोकनाट्य है, इसलिए चारों प्रकार के अभिनय विधान हमें यहाँ दिखाई देंगे। यहाँ पर हमें संगीत, नृत्य, संवाद अदायगी, पात्रों के विशेष प्रकार से प्रवेश और प्रस्थान की जो प्रणालियाँ हैं, ये सब कुछ हमें दिखाई देगी। इसका मतलब यह है कि मालवा का लोकनाट्य माच एक समग्र लोकनाट्य है। जी। पारंपरिक माच के प्रमुख रचनाकारों और कलाकारों को आप किस प्रकार स्मरण करेंगे? माच का उद्विकास मालवा क्षेत्र में लगभग 250 वर्ष पहले हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि उसके पहले यहाँ पर कोई लोकनाट्य विधाएं नहीं थी। लोकनाट्य के बहुत सारे स्वरूप, स्थानीय स्वरूप प्रचलन में थे। यहाँ पर मंडलियाँ आती थी, रासलीला की मंडली आती थी, रामलीला की मंडली आती थी। इसी तरह से जो एक विशिष्ट नाट्य प्रकार है राजस्थान का, जिसको हम लोग देखते हैं ख्याल के रूप में, तो ख्याल के जो खेल हैं वो भी यहाँ पर होते थे उस समय। जबकि मालवा में अपना स्वतंत्र कोई लोकनाट्य बड़े रूप में आकार नहीं ले पाया था, तो यहाँ पर एक व्यक्ति थे गुरु गोपाल जी। गुरु गोपाल जी जो है वो भागसीपुरे में निवास करते थे। उन्होंने जब ये देखा कि राजस्थान से मंडलियाँ आ रही हैं, उधर ब्रज क्षेत्र से रासलीला की मंडलियाँ आ रही हैं, इसी प्रकार रामलीला की मंडलियाँ आ रही हैं, मालवा में भी कुछ स्वांग के प्रकार थे। स्वांग स्थान स्थान पर करने वाले लोग, बहुरूपीय लोग, ये सब भी अपना कार्य व्यापार कर रहे थे। ढारा ढारी के खेल यहाँ पर होते थे। हाजरात विद्या जो है उसका प्रयोग भी किया जाता था। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे यहाँ पर नाट्य के आयाम थे। गरबी गीत होते थे, गरबी नृत्य होते थे। तो उन्होंने राजस्थान के उस महत्वपूर्ण लोक नाट्य से अभिप्रेरणा ग्रहण की और अपना स्वतंत्र एक मंच तैयार किया, जिसको कि उन्होंने माच के रूप में नाम दिया है। तो लगभग 250 से अधिक वर्ष हो गए, लगभग 250 वर्ष पहले जो है उनका जन्म हुआ था गुरु गोपाल जी का। और पूर्ववर्ती जो भी परंपराएं थी वो अस्तित्वमान थी, लेकिन उन्होंने सबसे पहले माच को आकार दिया और उसके बाद बहुत सारे लोग क्रमानुसार जुड़ते चले गए। यदि हम बात करें गुरु गोपाल जी की, तो हमें उस परंपरा में गुरु बाल मुकुंद जी को याद करना होगा, हमें याद करना होगा फ़कीर चंद जी को या भेरूलाल जी को, या इसी प्रकार से सालिग्राम जी को, कादूराम उस्ताद को, और राधा किशन वाडिया जी को याद करना होगा। इसी प्रकार से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हुए हैं आनंद बाबू साखला, उनको हमें याद करना होगा। तो माच जो है वो
शुरुआत उसकी लगभग 250 वर्ष होती है, लेकिन ये सतत गतिशील रहा है। और मालवा क्षेत्र में एक समय ये था कि इधर उज्जैन, इंदौर, देवास जिलों से लेकर के और उत्तर में दशपुर क्षेत्र में चले जाए तो नीमच, मंदसौर का जो इलाका है वहाँ तक अनेक माछ मंडलियाँ काम करती थी, जिनकी संख्या 100 से अधिक थी। धीरे धीरे समस्या ये आई कि सिकुड़ता चला गया, ये पूरा का पूरा जो घरानों की जो परंपरा थी सिकुड़ती चली गई। फिर भी हम ये देखते हैं कि लगभग पिछले करीब 20-25 साल पहले तक 25 से अधिक मंडलियाँ सक्रिय थी। माछ के क्षेत्र में जिन विभूतियों का भी नामस्मरण में कर रहा था, उसमें बाद के दौर में पंडित ओम प्रकाश शर्मा जुड़े, जिन्हें पद्मश्री से भारत सरकार के द्वारा माछ विधा में योगदान के लिए अलंकृत किया गया। इसी प्रकार राष्ट्रपति सम्मान से अलंकृत महत्वपूर्ण माछकार, माछ गुरु सिद्धेश्वर सेन हुए हैं। तो बाद के दौर में जैसे हम लोग जिन लोगों की बात अभी कर रहे थे वो सब पूर्वज पीढ़ी के लोग थे, वो चाहे गुरु गोपाल जी हो, बाल मुकुंद जी हो, या फिर हमारे अपने दौर के सिद्धेश्वर जी के भी गुरु जी राधा किशन जी हो। ऐसे बहुत सारे गुरु थे जो अपने ढंग से माछ के विकास में योगदान दे रहे थे। इन लोगों ने 150 के आसपास माछ लिखे हैं, और ये 150 माछ अभी ये सुखद है कि 150 में से लगभग 50 से अधिक माछ प्रकाशित होने जा रहे हैं। कालिदास संस्कृत अकादमी ने एक महत्वपूर्ण पहल की है, और उसमें मैंने अपनी ओर से सहयोग दिया कि माछ के बारे में एक सुसंगत, एक सुव्यवस्थित विवेचना का आयाम भी वहाँ पर उद्घाटित हो। तो वो एक पुस्तक के रूप में आ रहा है। इसके पहले लगभग 20 वर्ष पहले मालवा माछ महोत्सव हम लोग करते आए। उसी दौर में मालवा का लोकनाट्य माछ और अन्य विधाएं, एक पुस्तक मेरे द्वारा तैयार की जाकर और उसे प्रकाशित किया गया, और उसका लाभ यह हुआ कि लोगों ने माछ को एक नए सिरे से देखना प्रारंभ किया। हमारे इस प्रयास के पहले मालवा के प्रतिनिधि ही नहीं, वरन पूरे मध्य प्रदेश के प्रतिनिधि लोकनाट्य माछ इस शीर्षक से एक महत्वपूर्ण पुस्तक आई थी शिव कुमार मधुर जी की, जिन्होंने माछ विधा पर पहला उच्च स्तरीय शोध कार्य किया था। तो एक सातत्य बना हुआ है, और मैं कहना चाहूँगा कि आज के समय में जो माछ के कलाकार, माछ के गुरु या मंडलियाँ सक्रिय हैं, बिना पूर्वजों के प्रयासों के वो यहाँ तक नहीं आ सकता था। जी। समय के साथ माछ में कौन कौन से परिवर्तन आ रहे हैं? माछ अपने कुछ मूल कथानकों को लेकर के पहले काम करता था। समय के प्रवाह में जैसा होता है कि विधाएं बदलती हैं, तो विधाओं की पहले अंतर्वस्तु बदलती है। माछ की अंतर्वस्तु में भी परिवर्धन हुआ है। ऐसा नहीं कि पुराने जो विषय थे वो अब छोड़ दिए गए हैं, वो विषय भी हैं। और इसलिए आप देखेंगे कि माछ में राजा हरिश्चंद्र का माछ है, तो वो सदियों से हरिश्चंद्र जो है वो हम सबके बीच में एक महत्वपूर्ण चरित्र के रूप में उपस्थित हैं। तो माछ में उनको वंचित किया जाता है। भर्तृहरि का माछ है वह खेला जाता है। इसी प्रकार से जो धार्मिक कथाएं हैं, पौराणिक प्रसंग है, उनको लिया जाता है। लेकिन समय के प्रभाव में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह होता है कि माछ सामाजिक विषयों से जुड़ता है। सामाजिक चेतना से जुड़े हुए विषय माछकार अपने मंचन में लेकर के आते हैं, और उसका सुपरिणाम ये होता है कि माछ जन जागरूकता का माध्यम बनता है। तो ये तब्दीली हमें माछ में दिखाई देती है। दूसरा एक महत्वपूर्ण संदर्भ उसकी मंचन शैली को लेकर के है। पहले माछ जो है वो खुले मैदानों में खेला जाता था। माछ की जो स्थापना होती थी, मंच की जो स्थापना होती थी, पर्याप्त समय पहले किसी शुभ दिवस, शुभ मुहूर्त पर लोग जो है उस स्थान पर एक स्तंभ यानी खंभा गाड़ते थे, और उसके बाद में पूजन आदि करने के बाद में और मंच निर्माण का कार्य प्रारंभ होता था। मंच बहुत ऊंचे आकार का होता था। तो शब्द हमारे मालवा में प्रचलित है मचान। इसी प्रकार बैठने के लिए जो खटिया होती है, माची होती है,
डागले पे बैठकर लोग खेतों में बैठ कर के जो रक्षणीय खेती है उसके रक्षण का कार्य करते थे। तो मचान जो है या जो ऊंचा जो एक मंच है वो बनाया जाता था। इतना ऊंचा मंच होता था कि रात्रि को मंचन हो रहा है और दिन में उसके नीचे से बैलगाड़ी निकल जाती थी। इतने ऊंचे मंच जो है तैयार किए जाते थे। तो माच शब्द का संबंध मंच से भी है और हमारे लोक प्रचलित मचान से भी है। तो मंच हुआ, मचान हुआ, माच हुआ, ये परस्पर एक दूसरे से संपृक्त शब्द हैं। तो माच लोक रूप है मंच का, रंगमंच का। तो इस रूप में हम देखते हैं कि एक ज़माने में जिस की चर्चा मैं अभी कर रहा था कि ऊंचे ऊंचे मंच बनाए जाते थे, इतने ऊंचे कि दिन में बैलगाड़ी निकल रही है। अब माच जब नए स्वरूप में आगे आया तो पारंपरिक जो परिपाटी थी जिसमें कि मशालें जलाई जाती थी, बाद में पेट्रोमैक्स का दौर आया तो वो जलाए जाने लगे और आगे बढ़े तो विद्युत की सुविधा उपलब्ध हो गई तो बल्ब या मर्क्यूरी जलाई जाने लगी। अब तो ये हो गया कि हेलोजन के माध्यम से भी प्रकाश दिया जा रहा है। तो मंच में परिवर्तन हो रहा है, प्रकाश व्यवस्था में परिवर्तन हो रहा है। माच में एक और बड़ी तब्दीली सिद्धेश्वर सेन लाते हैं, वो ये कि माच के उस प्रवाह के बीच उन्हें प्रतीत होता है कि मालवा की बहुत सारी ऐसी विशिष्ट लोक शैलियाँ हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम पाते हैं कि स्त्रियां जो है वो शादी के समय में जब बारात विदा हो जाती तो टूटिया जो है वो होता है घर में, या फिर पानी ग्रहण होता है। विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं जो हैं उस विवाह व्यापार में होती हैं। मालवा में बहुत सारे गीत प्रकार हैं, नृत्य प्रकार हैं। तो सिद्धेश्वर जी ने यह प्रयास किया कि मालवा का माच पहले से भी टोटल थिएटर था, उसमें उन्होंने कुछ और लोक तत्वों का समावेश किया। तो इन 250 वर्षों में माच ने जो यात्रा की है उसमें अभी लगभग पिछले 5 दशकों के दौरान अंतर्वस्तु हो, चाहे माच के मंचन की प्रणालियाँ हो या विभिन्न प्रकार के लोक तत्व हों, उन सब में परिवर्तन हुआ है और वो माच की भूमि पर उसको अंगीकार भी किया गया और एक निरंतर चलने वाला सिलसिला है। क्या माच केवल मनोरंजन का माध्यम है या समाज को शिक्षा और संस्कार भी देता है? हमारे जितने भी लोक नाट्य प्रकार हैं, यहाँ तक कि हमारा लोक साहित्य भी 2 महत्वपूर्ण आयामों को समेटता है। हमारे यहाँ साहित्य के जो प्रयोजन माने गए हैं उसमें ये बताया गया कि मनुष्य सामान्य कार्य भी करता है तो बिना प्रयोजन के नहीं करता। तो साहित्य जैसी सृष्टि क्या बिना प्रयोजन के हो सकती है? बिना उद्देश्य के नहीं हो सकती। अतः 2 महत्वपूर्ण सूत्र हमारे पूर्वज लोक मनीषियों ने, शास्त्रज्ञों ने प्रस्तुत किए कि कोई भी कृति, कोई भी साहित्यिक विधा हमारे अंदर आनंद उत्पन्न करती है। तो पहला महत्वपूर्ण प्रयोजन तो आनंद है ही, जिसे आपने अभी मनोरंजन के रूप में कहा है। हमने मनोरंजन के रूप से कभी भी साहित्य को नहीं लिया, हमने उसके ऊपर आनंद के स्तर पर हमने लिया है। और दूसरा उपदेश, तो एक तरफ आनंद है, दूसरी तरफ उपदेश है, और उपदेश में भी मंगल विधान के साथ उपदेश है। सर्व मंगल की कामना के साथ में उपदेश समाहित किया जाता है। तो माच इन दोनों विधाओं को, दोनों सरोकारों को साधता है। क्या आज की युवा पीढ़ी माच से जुड़ रही है? यदि नहीं तो उन्हें जोड़ने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए? मालवा लोकनाट्य माच, जो कि हम लोगों ने एक समय हुआ था कि मालवा का माच मेला आयोजित किया गया था भैरवगढ़ में, और तमाम प्रकार की मंडलियों के साथ साथ नए जो रंग निर्देशक हैं, नए जो कलाकार हैं, उन सबको भी वहाँ आमंत्रित किया गया था। तो माच मेला एक तरह से 80 के दशक की एक महत्वपूर्ण परिघटना है और माच के कलाकारों को राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली के साथ भी जोड़ा गया। उन लोगों ने भी माच का अवलोकन किया। तो एक तरह से नए रंगमंच के साथ
जब नए प्रकार का रंगा आंदोलन भारत में चल रहा था तो मार्च ने भी उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अभी लगभग पिछले 25 वर्षों के दौरान मालवा मार्च महोत्सव हम लोग आयोजित करते आ रहे हैं और NSD से प्रशिक्षित स्नातक हफीज़ खान वो डूबे हुए हैं। जैसे तो वो मॉडर्न थिएटर में गहराई से अभिरुचि रखते रहे हैं, लेकिन मार्च के प्रति उनका विशेष प्रेम है और इस महोत्सव की पीठिका रखते हुए यही प्रयास किया गया कि जो मंडलियाँ सीमित होती चली जा रही हैं, जितनी भी उपलब्ध हैं हमारे अपने समय में, उन सबको एकत्र किया जाए। वे विस्मृत कर रही हों तो उन्हें फिर से तैयार किया जाए मार्च के मंचन के लिए। तो ये सुखद रहा कि पिछले 25 वर्षों के दौरान लगभग हम लोगों ने 50 से अधिक मार्चों का मंचन महोत्सव के माध्यम से करवाया। आगे के चरण में एक और महत्वपूर्ण आयाम आया कि कुछ नए मार्चकार लेखन और मंचन दोनों दृष्टियों से सक्रिय हुए। जैसे अनिल पांचाल हुए हैं या सुधीर भाई सांखला हैं, बाबूलाल देवड़ा चिखली वाले हैं, या फिर एक महत्वपूर्ण निर्गुणी और कबीर गायक हैं सुंदरलाल मालवीय। सुंदरलाल मालवीय ने मार्च में नए विषयों का समावेश किया। उन्होंने कबीर पर मार्च का मंचन किया। उन्होंने स्वच्छता का जो अभियान चल रहा है इस समय और जो बहुत ही सफल और सार्थक रूप में लोगों को पर्यावरण संरक्षण और उसके साथ साथ स्वच्छता की दिशा में सन्नद्ध कर रहा है, तो उससे संबंधित मार्च उन्होंने तैयार किए, मंचन हुआ। भगत सिंह पर उन्होंने मार्च लिखा। तो कहने का मतलब ये है कि मार्च केवल परंपरागत और फिर अभिनव सोपान के साथ ही आगे नहीं आया है, वो समकालीनता के साथ भी संवाद स्थापित करता हुआ आगे बढ़ रहा है। आपके अनुसार मार्च परंपरा के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार, समाज और कलाकारों को मिलकर क्या करना चाहिए? हमारे यहाँ जो कलाएं हैं वो दो आश्रयों से विकसित होती आई हैं, एक राज्याश्रय और एक लोकाश्रय। राज्याश्रय मिलना चाहिए, जैसा कि अभी के दौर में सरकार जो है इस प्रकार के कलाकारों को उनकी कला को संरक्षित करने के लिए निरंतर प्रोत्साहन परक कार्य करती है। अभी जैसे मैंने कहा आपसे कि पंडित ओम प्रकाश शर्मा मार्च विधा के पहले व्यक्ति हैं जिनको पद्मश्री से अलंकृत किया गया, या राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय, भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग, ये निरंतर मार्च और इससे जुड़ी हुई जो कला विधाएं हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए पर्याप्त प्रयास कर रहा है। दूसरी तरफ लोकाश्रय भी जरूरी है, केवल राज्याश्रय से काम नहीं चलेगा। एक समय होता था कि मार्च का मंचन करने के लिए बिना किसी सरकारी या कोई अन्य प्रकार की सहायता के लोग स्वयं अपने स्तर पर मंचन करवाते थे। हम लोगों ने मालीपुरे में, बहादुरगंज क्षेत्र में या फिर नयापुरा जैसे पारंपरिक क्षेत्र में देखा कि लोग मार्च के मंचन के लिए सीमित सुविधाएं से ही उपलब्ध कराते थे। मंचन होता था उनका, कार्तिक मेले में मंचन होता था। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों तरफ से मार्च को प्रोत्साहन मिलना आवश्यक है। राज्याश्रय भी जरूरी है, लोकाश्रय भी जरूरी है, और तीसरा महत्वपूर्ण जो आयाम है, यदि कलाकार नहीं होंगे तो मंचन कौन करेगा। तो ये प्रयास हम लोगों ने अंकुर मंच के माध्यम से किया। हफीज़ खान जी ने युवा मार्च मंडली तैयार की। उन्होंने किशोरों और बच्चों को मार्च में अभिनय करने के लिए तैयार किया। समस्या यह है कि जो पारंपरिक कलाकार है वो तो जानते हैं इसकी बारीकियों को, लेकिन नई पीढ़ी प्रवृत्त नहीं हो रही है। हम देख रहे हैं कि बहुत सारी कलावंत जातियां, समुदाय ऐसे हैं कि पूर्वज तो कलाकार थे, कोई ढोल बजा रहा है, कोई हारमोनियम बजा रहा है, कोई उस समय सारंगी बजाने वाले लोग रहे हैं, अलगुजा बजाने वाले लोग रहे। नई पीढ़ी हाथ नहीं लगाना चाहती उन वाद्यों को। तो हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि कलाकार तैयार हों, और वो निश्चित तौर पर वो जो पूर्वज कलाकार हैं उनके परिवारजन भी इस दिशा में हो सकते हैं और कुछ नए कलाकार भी हो सकते हैं। सुंदरलाल मालवीय ने
नए रंगमंच से जुड़े हुए कलाकारों को मार्च में दीक्षित किया, प्रशिक्षित किया। ऐसा ही कार्य पंडित ओम प्रकाश शर्मा पहले करते आए, सिद्धेश्वर जी ने भी किया। और एक और विशेष बात यह है कि जैसे संस्कृत नाटक हो रहा है, तो डॉक्टर प्रभात कुमार भट्टाचार्य ने संस्कृत नाटक को मार्च शैली में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। उसका लाभ यह हुआ कि नए थिएटर में मार्च की संभावनाएं जो है उद्घाटित हुई। कलाकारों ने उसी लय में गाना, क्योंकि मार्च का कलाकार केवल अभिनेता नहीं होता, बहुत कुछ होता है। वो गायक भी होता है, वो नर्तक भी होता है, वो वादक भी होता है, वो अभिनेता भी होता है। तो एक कलाकार में जितनी भी प्रकार की कलात्मक प्रतिभा होगी, उतना ही वो सफल मार्चकार हो सकता है। तो यह जो एक विशेष प्रकार की प्रशिक्षण की आवश्यकता है, ये निरंतर बनी हुई है। और आने वाले समय में भी यदि नए कलाकारों को इसमें जोड़ा जाएगा, तो जो तीसरा पक्ष है हमारा, पहला राज्याश्रय, दूसरा लोकाश्रय और तीसरा स्वयं कलाकारों का उसमें गंभीरता से सहभागी होना, तब जाकर के मार्च विधा निरंतरी को लेकर आगे बढ़ेगी। सर, अंत में आकाशवाणी के माध्यम से आप हमारे श्रोताओं, विशेषकर युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा ये मानना है कि जो भी कला माध्यम है वे परिपूर्णता के साथ हमारे बीच आते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि जो विशेष प्रकार की रसिकता की आवश्यकता, जैसे शास्त्रीय नाटक है या शास्त्रीय संगीत है, विशेष प्रकार की रसिकता की आवश्यकता होती है। मेरा ये मानना है कि लोक नाट्य, लोक संगीत का आस्वाद लेने के लिए भी विशेष प्रकार की रसिकता आवश्यक है। कई बार होता है कि एक ही गीत में एक ही बात दोहराई जाती है, गाथाओं में भी कुछ टेक होती है जो दोहराई जाती है। तो हमें देखना होगा कि वो क्यों दोहराई जाती है। नृत्य प्रकार होते हैं, जनजातीय नृत्य प्रकार होते हैं, जनजातीय लोकगीत होते हैं, उसमें आप देखेंगे कि आवृत्ति होती है, यानी एक विशेष प्रकार की आस्वाद क्षमता विकसित करने की आवश्यकता है। भारत समग्रता में देखें तो लोक नाट्य, लोक संगीत, लोक नृत्य और विभिन्न लोक विधाएं, जिसमें लोक चित्र शैलियों को भी हम लोग ले सकते हैं। हम संजा, मांडना, गणगौर के विशिष्ट पर्व उत्सव से जुड़े हुए लोकगीत को भी हम लोग ले सकते हैं। ये सब मिलकर के हमें हमारे अंदर जीवन की एक रसता को, जड़ता को तोड़ने का कार्य करते हैं। अतः जब जीवन के प्रवाह में सब कुछ मशीनी हो जाने को विवश होते जा रहे हैं, मशीन नियंत्रण करने लगी है, तब मनुष्य को और उसकी मनुष्यता को बरकरार रखने के लिए बिना लोक साहित्य, बिना लोक नाट्य, लोक अभिव्यक्तियों के यह जीवित नहीं रह पाएगा। शास्त्रीय विधाओं की भी यही स्थिति है, बिना उनके हम लोग मनुष्यता को परिभाषित नहीं कर पाएंगे, न उसे संरक्षित रख पाएंगे। आदरणीय सर, आपने मार्च परंपरा के इतिहास, उसकी संस्कृति, महत्ता, वर्तमान चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं पर अत्यंत सारगर्भित एवं प्रेरक विचार हमारे साथ साझा किए। इसके लिए आकाशवाणी उज्जैन परिवार की ओर से आपका हार्दिक धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग इसी प्रकार अन्य विषयों पर भी चर्चा करते रहेंगे। मेहता जी, आपका धन्यवाद।